हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम आपसे एक कुंडली पे वार्ता करेंगे कि कुंडली देखते कैसे हैं। और कुंडली किनको दिखाना चाहिए। तो देखिए, कुंडली दिखाने के लिए आपको कुंडली सदैव एक्सपर्ट व्यक्ति को दिखाना चाहिए। अब एक्सपर्ट व्यक्ति कौन है, ये आपको तलाश करना पड़ेगा। आप बीमार होते हैं तो अच्छे डॉक्टर की तलाश आपको करनी पड़ती है। नीम हकीम से अगर आप इलाज कराएंगे, झोला छाप डॉक्टर से, तो फिर मेडिकल साइंस को दोष नहीं देना चाहिए। आपको स्वतः को दोष देना चाहिए कि आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं गए। उसी तरह जब आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, करियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए या कोई भी बिंदु को लेके आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अच्छे ज्योतिषी की तलाश करना। अगर आप झोला छाप जो है ज्योतिषियों से मिलेंगे तो फिर आप ज्योतिष को बदनाम मत करिएगा। आप स्वतः और जो जिन ज्योतिषी से मिले हैं उनको बदनाम कर सकते हैं। आपको आपके मार्केट में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो फ्री का कार्य कर रहे होंगे। दरअसल फ्री का काम वही लोग करते हैं जो सीखने की प्रक्रिया में होते हैं। कभी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए ना, वहाँ पे जो मेडिकल के छात्र होते हैं वो एक पेशेंट के पास आके उसकी जांच पड़ताल करते हैं। कोई टांग उठाता है, कोई हाथ उठाता है, कोई जिसको जो समझ में आता है वो करता है। तो जो लोग फ्री का कार्य कर रहे हैं उनसे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में वार्ता ना करें। क्यों? आपका बच्चा कोई प्रयोगशाला थोड़ी ना है, प्रयोगशाला है। इसलिए सदैव एक्सपर्ट से मिलें, सदैव अच्छे ज्योतिषियों से मिलें, ठीक है ना। फ्री के चक्कर में बच्चे को प्रयोगशाला ना बनाएं। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कुंडली देखते कैसे हैं। बहुत सरल तरीके से, बहुत ही सरल, सटीक, 100% फल देने वाला। इस वीडियो को आपका मरकरी, आपका जुपिटर अच्छा है तो एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपका मरकरी और जुपिटर अच्छा नहीं है तो 2 बार आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इस मैथमेटिक्स से आप फलादेश करते हैं तो आपको भविष्य में जो भी आप फलित करेंगे वो 100% सटीक होगा। तो चर्चा करते हैं आज एक कुंडली पे। ये कुंडली है 20/8/1994, समय 14:20, दिल्ली, नोएडा दिल्ली के आसपास की कुंडली है। ये हमारे पास 2-3 दिन पहले आई थी। तो आज हम बात करेंगे ना कुंडली देखते कैसे हैं। तो जैसे आपने कोई आपके पास सॉफ्टवेयर कुंडली के होंगे ही, उसमें आप डालेंगे तो लैपटॉप से भी आप देख सकते हैं, मोबाइल से भी देख सकते हैं। आजकल अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो आप जैसे 20/8/1994 डालेंगे, समय डालेंगे, प्लेस डालेंगे तो कुंडली इस तरह से बन के आएगी आपके सामने। तो आप देखेंगे शनिवार का दिन है। दिन कौन सा है? शनिवार, मतलब शनि इनके ऊपर प्रभावी रहेंगे। पूर्णिमा तिथि है। कौन सी तिथि है? पूर्णिमा तिथि है। और नक्षत्र की बात करेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा माने मंगल, मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल इस कुंडली में लग्न के स्वामी हैं। मंगल ये आपको पता है लग्न है। लग्न मतलब प्राइम मिनिस्टर। चंद्रमा का मतलब, राशि का मतलब आपके मन में उठने वाले विचार। चंद्रमा सदैव हृदय को दर्शाता है और लग्न पूरे शरीर को दर्शाता है। लग्न व्यक्तित्व को दर्शाता है। लग्न प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर लग्न कमजोर हो गया, लग्नेश कमजोर हो गया तो आपके कुंडली में कितने भी योग बने वो सब निष्फल हो जाते हैं। एक छोटा उदाहरण दूं क्या? सरकार तो मनमोहन सिंह की भी थी, लेकिन मनमोहन सिंह कमजोर थे तो क्या हुआ? पेटीकोट शासन चला। लेकिन वही जब मोदी बने तो मोदी का सारा मंत्रिमंडल मोदी के हिसाब से चलता है। प्रदेश की सरकार पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर देते हैं, कोई चूं तक नहीं करता है ना। वहीं पे जब पार्टी कमजोर होती है तो भाई एक मुख्यमंत्री को हटाइए तो पार्टी टूट जाती है। ये होता है लग्न का मजबूत होना। अगर लग्न लगनेश मजबूत है तो कुंडली में जो भी ग्रह हैं, जो भाव हैं, उनको अपना फल देना पड़ेगा। तो पहले आप देखेंगे कि लग्न जो है किसका है। तो लग्न मंगल का है। मंगल का लग्न और कौन सी राशि है? तो मंगल की द्वितीय राशि है। मंगल की ये दूसरी राशि। मंगल इस राशि को एक्चुअली कम प्यार करता है, ठीक है ना। मंगल अपने मेष राशि को पूर्ण प्यार करता है। अब आप देखेंगे तो इस राशि पे मंगल का प्रभाव रहेगा। अब एक और चीज यहाँ पे देखिए, मंगल के प्रभाव के पहले पहले हम देखेंगे कि ये दरअसल किस नक्षत्र में चल रहा है, ठीक है ना। अब आप देखें तो
जो लग्न का नक्षत्र है, किसका नक्षत्र है? लग्न का नक्षत्र है। लग्न ज्येष्ठा नक्षत्र में है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। अब ज्येष्ठा किसका है? ज्येष्ठा के स्वामी जो हैं बुध हैं। तो बुध का प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर रहेगा। तो आप बोलेंगे कैसे रहेगा? क्योंकि इसका जो लग्न है वो बुध के नक्षत्र में चल रहा है। अब आप इसको अपने लैपटॉप या सॉफ्टवेयर पे देखेंगे तो मिलेगा। लग्न की डिग्री क्या है? 24 डिग्री के आसपास है। डिग्री क्या होती है ये आप सबको छोटी छोटी चीज़ें पता है, इतनी छोटी चीज़ पे नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो इतर हो जाएगी। तो 24 डिग्री का मतलब मंगल यहाँ पे लग्न बिल्कुल शक्तिमान है, लग्न में शक्ति में कमी नहीं है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है और ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय पदा में है। तो तृतीय पद में होने से जो नवांशा मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बहुत सटीक तरीके से, ठीक है ना, बहुत क्लियर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने फलित को सटीकता तक कैसे ले जा सकें। तो मंगल के बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में आप जाएंगे तो मंगल का ही नवांश मिलेगा। तो मंगल लग्न के स्वामी हो गए और नवांश में भी मंगल स्वामी हो गए, अतः इस जातक के ऊपर बुध का चातुर मिलेगा, लेकिन मंगल की शक्ति मिलेगी। तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, शक्तिमान होगा। काल पुरुष की कुंडली में मंगल जो है ना, मंगल में जो वृश्चिक राशि है अष्टम भाव के कारकत्व को लेके पैदा हुई है। तो किसी की भी अगर वृश्चिक लगन आती है तो आप जान लीजिए कि पूर्व जन्म के जो कर्म अवशेष हैं उन्हीं को आप खत्म करने के लिए संसार सागर में आए हैं। बिल्कुल क्लियर सा डायरेक्शन है कुंडली का। अब यहाँ पे पहले आपने देख लिया लग्न। लग्न क्या है? मंगल। मंगल देव बैठे हैं अष्टम भाव में। किसके राशि में बैठे हैं? बुध की राशि में बैठे हैं। ये भी आपको ध्यान देना है, बुध की राशि में। बुध नक्षत्र स्वामी, और जहाँ पे मंगल बैठे हैं वो राशि स्वामी कौन है? वहाँ पे राशि स्वामी बुध हैं। अगर मंगल महाराज की हम देखें तो मंगल महाराज यहाँ पे 9, 58, 50 मतलब 10 अंश के आसपास बैठे हैं। कितने अंश के आसपास? 10 अंश के। किस नक्षत्र में बैठे हैं? आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा, आर्द्रा मतलब आर्द्र रहना, आर्द्रा मतलब गीला रहना। अब देखिए आर्द्रा में अगर कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है ना तो उसकी आंखें गीली ही रहती हैं। अब गीली आंखें कब रहती हैं? इसका मतलब तनाव रहेगा, तकलीफ रहेगी, दुख रहेगा। राहु का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र में मंगल बैठे हैं। राहु के नक्षत्र में मंगल बैठने से व्यक्ति अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, व्यक्ति भावावेश में होता है, आवेश में होता है। तो यहाँ पे राहु द्वादश में बैठे हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र में मंगल देव विराजमान है। अब अगर देखें तो आर्द्रा के किस चरण में है? तो आर्द्रा के प्रथम चरण में है। आर्द्रा का जब प्रथम नवांशा आप देखेंगे तो यहाँ पे मिथुन मिलेगा। कौन मिलेगा? मिथुन नवांशा मिलेगा। हाँ नहीं सॉरी, राशि जो है मिथुन मिलेगी, नवांशा धनु मिलेगा। धनु नवांशा, धनु मतलब गुरु, गुरु के नवांश मिलेंगे। तो मंगल के ऊपर गुरु का भी प्रभाव रहेगा, मंगल के ऊपर बुध का प्रभाव रहेगा, 2 ज्ञानी ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो पहले हम कुंडली में क्या देखेंगे? जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कुंडली में क्या बनता है? स्वास्थ्य। काया राखे धर्म है। आप बता दीजिए बच्चा IAS बनेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो लग्न और लग्नेश पे कोई पाप प्रभाव ना हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो लग्न पे किसी का पाप प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। अब शनि की दृष्टि जरूर है, लेकिन शनि यहाँ सुखेश है, सुखेश होने से नुकसान नहीं करेगा। मंगल का अष्टम भाव में जाना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल विषय नहीं होता। मंगल यहाँ रोगेश है, लेकिन रोग का उसको खुद के लग्न को दोष नहीं लगेगा। कुंडली में एक विशेष नियम होता है, लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो एक कहावत है ना कि चलिए मैं भूल गया। तो यहाँ पे दोष मंगल को नहीं लगेगा। अब मंगल अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम क्या है? गहराई है। लग्न गहराई में गया, लग्न नीचे जा रहा है, मतलब ऐसे जातक के निर्णय जो हैं उसको नीचे ले जाने वाले होंगे। ऐसे जातक की दुर्घटना होती है, ऐसे जातक ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। कब? जब बुध के प्रभाव में आएंगे। कब? जब राहु के प्रभाव में आएंगे। राहु क्या है? अनंत ऊंचाई, आकाश। राहु व्यर्थ सोचने वाला, तो आप व्यर्थ सोचते रहते हैं और वाहन लेके जाते हैं और किसी को ठोक देते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो लग्न लग्नेश ठीक है, आयु संबंधित बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं है, क्योंकि आयु का स्वामी भी जो है ना वो केंद्र में बैठा हुआ है, तो आयु संबंधित कष्ट नहीं है। दूसरे आय का स्वामी शनि
तृतीय भाव के, वो स्वराशिस्थ है, तो आयु संबंधित कष्ट नहीं मिलेगा। दूसरा हम इस कुंडली में बात करेंगे एजुकेशन के लिए। पहला क्या है, सेहत, दूसरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है सेकंड हाउस से देखते हैं। प्राइमरी एजुकेशन का स्वामी 12th हाउस से बैठा है व्यय के घर में, राहु के साथ बैठा हुआ है, तो क्या होगी कि व्ययात्मक होगी। तो यहाँ पे जातक एजुकेशन माइंड तो अच्छा काम करेगा, लेकिन वो पढ़ेगा कम, दूसरों को पढ़ाएगा ज़्यादा, लेक्चरबाजी ज़्यादा देगा, व्ययात्मक है, लेकिन अपने से एकादश है इसलिए लाभ भी देगा। कहाँ से, यहाँ से एकादश है गुरु, तो लाभ देगा। अच्छा, गुरु राहु के साथ बैठे हैं, तो क्या राहु के साथ चंडाल दोष परिवर्तित हो जाएगा? अब देख लेते हैं डिग्री में। तो गुरु महाराज 15, 49, 34 के हैं, 15, 49 मतलब 16 अंश के आसपास हैं। वहीं पे राहु की बात करें तो राहु 26 डिग्री का है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, राहु इनको ग्रास बना लेगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे गुरु की डिग्री ज़्यादा है। अब आपको संदेह पैदा होगा, गुरु की डिग्री कहाँ से ज़्यादा है? 26 अंश का राहु और 16 अंश के आसपास गुरु, डिग्री कहाँ ज़्यादा है? देखिए राहु क्या होता है, राहु जैसे वृश्चिक से तुला में जाएगा, तो यहाँ पे राहु जब लास्ट में 1 अंश पे आ जाएगा तब यहाँ पे जाएगा, मतलब तुला में उसका प्रवेश ही 30 डिग्री पे होगा, 30 डिग्री पे प्रवेश होगा। तो राहु की डिग्री 26 है, मतलब राहु दरअसल 4 अंश का ही है। राहु कितने अंश का है? 4 अंश का ही है। डिग्री उसको जरूर दिखाई दे रही है, उल्टा लौटता है ना, वो कब लौटता है? उल्टा लौटता है। तो गुरु यहाँ पे डिग्री वाइज ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, ज़्यादा शक्तिमान रहेंगे, तो गुरु प्राथमिक एजुकेशन को बचा ले जाएंगे। सेकंड एजुकेशन देखते हैं पंचम भाव से, मतलब छठवीं के बाद। छठवीं के बाद का जो एजुकेशन है वो पीड़ित है। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, गुरु दोनों का स्वामी है, यहाँ का भी स्वामी है, यहाँ का भी स्वामी है। अच्छा, एक और वार्ता कर लेते हैं, गुरु महाराज बैठे कहाँ हैं? तो आपको ये अपने सॉफ्टवेयर में देखना पड़ेगा, सब चीज़ हम यहाँ शो नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। लीजिए, स्वाति नक्षत्र भी जो नक्षत्र होता है ना, वो पहले हम बात किए मंगल देव जब बैठे हैं, तो मंगल देव राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, और पंचमेश स्वतः राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है ना। अब राहु में बैठने के साथ साथ किस पद में बैठे हैं हम आप देखें, तो स्वाति के तृतीय पद में बैठे हैं। तो तृतीय पद में क्या होगा, आपको नवांश अधिपति शनि मिलेंगे, कुंभ का नवांशा होगा, और कुंभ क्या होता है? रहस्यात्मक होता है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन को लेके चलेंगी। व्यक्ति रहस्यात्मक होगा, पढ़ाई कब करता है, कितना करता है, किसी को पता नहीं चलेगा, और ये एक तरह से छुपा के काम करना पसंद करता है, लेकिन काम बना लेते हैं। अब पंचम का स्वामी अपने से यहाँ से 1, 2, 3, 4 से करके अष्टम बैठा है। पंचम से अष्टम मतलब पंचम की मृत्यु, पंचम के मतलब एजुकेशन की मृत्यु। एजुकेशन की मृत्यु का तात्पर्य एजुकेशन वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि पंचम का स्वामी पहले तो चला गया द्वादश में, तो ये व्यक्ति खुद कम पढ़ेगा, दूसरों को लेक्चरबाजी बहुत करेगा। राहु के साथ बैठा है तो एक आवरण बना के रखेगा, एक पर्दा ऐसा बना के रखेगा कि सब लोग उस आवरण में फंसेंगे। और राहु क्या होता है? नकल कराने वाला होता है, राहु नकलची है, राहु चीटिंग का ग्रह है। तो ऐसा जातक एजुकेशन में चीटिंग बहुत अच्छा करता है, ऐसा जातक बढ़िया कोडिंग कर लेता है, उस कोडिंग से पूरी हिस्ट्री लिख लेता है। अनंत की ऊंचाई है राहु, तो राहु गुरु को यहाँ पे गुरु चंडाल योग में परिवर्तित करेगा, मतलब गुरु तो है, गुरुता तो है, लेकिन चंडाल वाली बुद्धि भी आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो कुंडली में आपको दिखाना चाहिए, देखना चाहिए, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, अब कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कैरियर कहाँ से देखते हैं? कैरियर देखते हैं दसम भाव से। दसम भाव कर्म भाव है और खष्टम भाव संघर्ष का है। आपको नौकरी के लिए खष्टम भाव को देखना पड़ेगा। साथ में देखिए, नौकरी एक ऐसी चीज़ है ना, उसके लिए आपको 3 या 4 जगहों को देखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ 4 को देखिए, दशमेश, खष्टेश, लाभेश और धनेश। साथ में भाग्य भाव को भी लेना चाहें तो ले लीजिए, लेकिन इन 4 का यहाँ पे एक दूसरे से संबंध होना बहुत जरूरी है। कारण कर्म आप कर रहे हैं, पैसा आएगा कि नहीं, कर्म कर रहे हैं, पैसा आएगा कि नहीं, पैसा आएगा तो पैसा इकट्ठा होगा कि नहीं। और ये नौकरी का होता है, खष्टम भाव संघर्ष का, नौकरी का होता है, बंधन का होता है। तो ये भी आपके नौकरी के लिए यहाँ पे संबंध बनाएगा। अब हम बात करेंगे दसम भाव का स्वामी, यहाँ पे सूर्य स्वग्रही है, और डिग्री वाइज देखें तो
डिग्री वाइज बहुत अच्छा नहीं है, 4 डिग्री के आसपास है। 4 डिग्री के आसपास होने से आप कह सकते हैं सूर्य लगभग उदित सा हो रहा है, ठीक है ना, सूर्य उदित सा हो रहा है। और यहाँ पे सूर्य की रश्मियां बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपने घर में ही है, अपने घर में होने से बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इसके साथ बैठा कौन है? बुध बैठा हुआ है। अच्छा, सूर्य की एक और बात कर लें क्या? सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? तो सूर्य महाराज मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। क्या बात है, मघा नक्षत्रो अति वीर युक्ता। मघा का कोई जोड़ नहीं है महाराज, केतु का नक्षत्र है, विस्फोटात्मक है। केतु क्या कर जाए किसी को पता नहीं है। तो मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में पैदा हुए हैं। तो द्वितीय चरण में पैदा होने से अब आपको यहाँ पता करना पड़ेगा, मघा मतलब केतु की शक्ति मिल गई। केतु की ऐसी शक्ति मिलेगी मघा को कि जिसका कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है मघा वालों का। मघा अपने आप में ऐसा नक्षत्र है जो शासन करने के लिए पैदा ही होता है, त्यागी सेपानी शक्ति लेके पैदा होता है, सबको काट छाट के पीछे कर देता है। तो मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपको नवांशा मिलेगा शुक्र का, वृषभ नवांशा मिलेगा। तो यहाँ पे सूर्यदेव है, बुध महाराज भी चल रहे हैं, लेकिन बुध महाराज भी मघा नक्षत्र में चल रहे हैं और वो चतुर्थ चरण में चल रहे हैं, मतलब चंद्र का नवांश लेके चल रहे हैं। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। अब देखिए यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा। क्यों बनेगा? 10वें भाव में बुध स्वग्रही है और यहाँ पे इस कुंडली में बुध आयेश भी है, मनोकामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं। अतः यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग, चलिए बुधादित्य योग की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। अब सूर्य की डिग्री देखिए तो 4 डिग्री का मघा नक्षत्र में है। अतः ये लोग पैदा ही होते हैं शासन करने के लिए। बुध का वाक चातुर्य साथ में मिलेगा, अस्त नहीं होंगे। 4 डिग्री का बुध महाराज, 12 डिग्री के 8 4 12, तो लगभग अस्त जैसे दिखेंगे, लेकिन बुध अस्त होता नहीं, बुध अस्त नहीं होगा। तो बुधादित्य योग कन्वर्ट करेगा और आपको सरकारी नौकरी के लिए आगे बढ़ाएगा। तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? देखिए इनके कुंडली में सरकारी नौकरी के साथ जो परेशानी आ रही है, धन भाव का स्वामी द्वादश में चला गया, पंचम जो इंटरव्यू वगैरह देने का कारक है वो चला गया द्वादश में। तो ये तो दोनों बोल रहे हैं नौकरी मिल लेनी चाहिए, हैंड टू माउथ होना चाहिए, क्योंकि धन भाव का स्वामी 6 8 12 में बैठ जाए ना तो व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, पैसे उस पर बचते नहीं, बैंक बैलेंस नहीं रहते। अब हम आय भाव को देखते हैं। तो आय भाव का स्वामी बुधादित्य योग में तो बैठा हुआ है, लेकिन अपने से द्वादश बैठा है। अपने से कहाँ है? अपने से द्वादश बैठा है। अतः आय के स्रोत तो बनते दिखाई देंगे, लेकिन आय का स्रोत परिपूर्ण ढंग से माने पूर्ण नहीं होगा। बुध अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर बैठा हुआ है, गहराई को लेकर बैठा है। तो बोलता है जब तक गहराई से कार्य नहीं करोगे तब तक हम लाभ नहीं देंगे। तो गहराई में जाके सोच विचार कर आप काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब खष्टम भाव का संबंध मंगल से है, मंगल बुध के राशि में बैठा हुआ है और बुध जो है, बुध यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी बन रही है। दूसरा, कुंडली में 5 ऐसे योग बनते हैं जिसको बोलते हैं पंच महापुरुष योग, और इस योग में व्यक्ति फर्श से अर्श तक की ऊंचाई प्राप्त करता है। अब यहाँ पे कुंडली में शनि महाराज सस योग बना रहे हैं। आपको कुंडली में योग भी देखना पड़ेगा। कुंडली एक्चुअली कुंडली से सरल, ज्योतिष सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। दूध से मक्खन निकाल लेने जैसा सरल है, इतना सरल है। लेकिन भाई दूध गर्म करना तो पड़ेगा ना, उसको ठंडा करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा। थोड़ा सा संघर्ष आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ग्रहों को पकड़िए, ग्रह रूपी मथनी को उठाइए और नक्षत्र राशि रूपी जो दूध है उसको मथ दीजिए, तो जो फलादेश है, घी रूपी फलादेश, वो आपको प्राप्त हो जाएगा, मक्खन रूपी फलादेश आपको प्राप्त हो जाएगा। तो शनि महाराज यहाँ पे सस योग में, कुंभ में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। अब देखिए मूल त्रिकोण राशि में जो भी ग्रह होगा ना, उसके फल में वृद्धि हो जाती है, वो अपने फल को देने के लिए कृत संकल्प हो जाता है। तो शनि अपने फल को देंगे। शनि स्लो प्लेनेट है, स्लोली चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए देंगे लेकिन धीरे धीरे देंगे। अब आपको देखना पड़ेगा शनि महाराज दरअसल है किस नक्षत्र में। शनि महाराज सतविसा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र। क्या बात है, यहाँ पे राहु का प्रभाव सर्वाधिक है। गुरु राहु के नक्षत्र में, मंगल लग्नेश इसके नक्षत्र में, और शनि जो है राहु के नक्षत्र में।
तो राहु का प्रभाव सर्वाधिक है, तो राहु व्यक्ति को रहस्यात्मक बनाता है। शतभिषा नक्षत्र, किस नक्षत्र में है शनि महाराज? शतभिषा। 100 डॉक्टरों की शक्ति लेके बैठता है, 100 डॉक्टरों की शक्ति, एक दो नहीं। चतुर्थ चरण में है। चतुर्थ चरण में अब आप देखेंगे शतभिषा का चतुर्थ चरण, ठीक है। आप अगर नक्षत्रों को नहीं पकड़ते ना महाराज, तो आपका फलादेश जो है वो सटीकता तक नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी फलादेश के सटीकता तक जाना है तो कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, नक्षत्र स्वामी कौन है, और उस नक्षत्र स्वामी का नवांश स्वामी कौन है, जब आप ये पकड़ेंगे तब आपका फलादेश सटीक जाएगा। अब आप देखेंगे तो शतभिषा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, ठीक है ना। भेषजा शक्ति को लेके यह नक्षत्र चलता है। अब इसके चतुर्थ चरण में है, तो चतुर्थ चरण में जो नवांश मिलेगा गुरु का नवांश मिलेगा। गुरु क्या है? धन भाव के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, व्यय भाव में बैठे हैं। ये हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल की परिपूर्णता है। देखिए मजे की बात देखिए, खष्टम भाव क्या होता है? हॉस्पिटल का है। खष्टम भाव से हॉस्पिटल देखते हैं, काट छाट ऑपरेशन देखते हैं। और यहाँ का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, गहराई से काट छाट करेगा। इसका ये परिपूर्णता है राहु, द्वादश भाव में राहु बैठता है। और जो शनि है वो राहु के नक्षत्र में है, ठीक, सस योग बना के बैठा है। अतः ऐसे जातक यदि डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं, या प्रसूति विभाग में जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो उनका शनि है वो शतभिषा नक्षत्र में है, 100 डॉक्टरों की शक्ति लेके, भेषजा शक्ति लेके बैठा है महाराज, तो वो सब कुछ क्लियर कर देगा। अब पहली दृष्टि देखें तो मंगल लग्न का स्वामी है। आप बोलेंगे जातक रिजिट होगा, जो फर्स्ट हाउस होता है ना, इससे जातक के नेचर का पता चलता है। जो चंद्रमा होता है वो आप कह सकते हैं सिग्नेचर बताता है, माने हृदय को बताता है। तो लग्न थोड़ा सा रिजिट हो गया, मंगल वाला हो गया, ज़्यादा रिजिट नहीं है, ठीक है ना। ब्राह्मण राशि आ गई, ज़्यादा रिजिट नहीं है, ज्ञान में राशि आ गई। अब सूर्य महाराज कर्म भाव के स्वामी है, सूर्य मतलब शासन प्रशासन। तो पहले दृष्टि में आप क्या बोलेंगे? जातक को बेल्ट की नौकरी मिलनी चाहिए, पुलिस में, सेना में, प्रशासन में, यहाँ पे जातक को होना चाहिए था, क्योंकि सूर्य मंगल बुध की युति ऐसी बातें कर रही हैं। ऐसे जातक कभी कभी क्या होता है, जेल में भी नौकरी करते हैं, ठीक है ना। राहु, द्वादश का राहु जेल दर्शन कराता है। कुंडली में स्थिति अच्छी हो तो जेल में फिर आप पुलिस हो जाएंगे, जेल में अधीक्षक हो जाएंगे, जेल में बड़े अधिकारी बन जाएंगे, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। धन भाव का स्वामी राहु बैठा है, गुरु के साथ गुरु के साथ राहु बैठा है, तो जो धन होगा ना वो बहुत शुद्ध नहीं होगा। पर्दा तो होगा लेकिन पर्दे के पीछे अन्यायपूर्ण धन होगा। तो ऐसे लोग जेल में भी जा सकते हैं, जेल प्रशासन में जा सकते हैं, ठीक। तो पहली दृष्टि क्या बन रही है? यहाँ पे ये बन रही है। दूसरी दृष्टि क्या बनेगी? अब आय भाव का स्वामी बुध, तो बुध के घर में बैठा कौन है? शुक्र। यद्यपि नीच के बैठे हैं, शुक्र महाराज नीच के बैठे हैं। शुक्र महाराज को देख लेते हैं, कन्या में हो गए नीच के, हस्त नक्षत्र में चले गए, चंद्रमा के नक्षत्र में चले गए, कलाकार नक्षत्र में चले गए, ठीक है ना। तो कलाकार के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा मन का कारक है और मन से ही आदमी दुखी होता है, सुखी होता है। और राहु यहाँ पे लग्न जो चल रहा है वो राहु के बुध के नक्षत्र में चल रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में। और यहाँ पे शुक्र नीच के हो गए हैं, तो जो रुदन है, जो मन में टीस है, वो इसी वजह से रहेगी। अब बुधादित्य योग बताता है कि आपको बैंक में जाना चाहिए, बुधादित्य योग बताता है आपको टीचर होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सूर्य बुध दोनों मघा नक्षत्र में चल रहे हैं और मघा नक्षत्र में शक्तिशाली आत्माएं ही जन्म लेती हैं। यद्यपि लग्न का और चंद्र का मघा नक्षत्र से कोई लेना लादना नहीं है, लेकिन कर्म का मतलब इसके जो पिता होंगे वो शक्तिशाली आत्मा होंगे, वो पुण्यात्मा होंगे, वो संघर्ष जीवन में बहुत किए होंगे, उनकी आत्मा में बल होगा। अब यह जातक या जातिका को जीवन में अगर जब इसका आत्मबल कमजोर होगा, मतलब पिता कमजोर होंगे या तभी इसको सरकार से परेशानी आएगी, नहीं सरकार से फायदा होगा। शनि जो है इस कुंडली में ज़्यादा एनर्जी लेके बैठा है, राहु के नक्षत्र में है, राहु शनि का अपना दोस्त है। और यहाँ पे सूर्य बुध केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। केतु हालांकि इन्हीं के पाले में रहता है लेकिन मंगल जैसा फल देता है। अब डिग्री देखें तो शनि की डिग्री जो है ज़्यादा है, 18 डिग्री के आसपास है, तो यहाँ पे शनि का प्रभाव ज़्यादा आएगा। तो इनको जाना तो चाहिए बेल्ट में, लेकिन शनि खींच रहा है कहाँ पे? बोलता है आ जाओ डॉक्टरी में। अब अकेला शनि डॉक्टरी में नहीं खींच रहा है, राहु भी डॉक्टरी में खींच रहा है, ठीक है ना, मंगल भी उसमें खींच रहा है। अतः
ऐसे जातक जातिका की जो स्थिति बनती है, देखिए पारिवारिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने बहुत लोगों की कुंडली देखी है जिनकी कुंडली में डॉक्टर के योग नहीं है, लेकिन चूंकि उनके खानदान में डॉक्टरी चलती है, इसलिए वो पैसा दे के 1 लाख 1 करोड़ रुपए MBBS बन जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो राजनीति की योग नहीं है, लेकिन अब आप देख लीजिए बिहार में क्या हो रहा है, कोई योग नहीं है राजनीति का महाराज, लेकिन वो क्या भविष्य में चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो आप किस पारिवारिक वातावरण से जाते हैं ना, देश काल परिस्थिति का ज्योतिष में बहुत महत्व होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना होगा। आपको करियर डिसाइड करना है तो यही बता सकते हैं। अब करियर हो गया, फिर उसके बाद चलेंगे दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी। करियर के बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो दाम्पत्य जीवन को होगा। तो हमें लगता है करियर आपको क्लियर हो गया होगा। मघा नक्षत्र में है, शासन करने के लिए पैदा हुए हैं तो ज़्यादा चांसेस होता है बेल्ट की नौकरी करना, या अगर मेडिकल में भी जाएंगे तो CMO वगैरह बन जाते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी टाइप उसमें होते हैं वो बनेंगे। सप्तम भाव का स्वामी आपके जीवन साथी को बताएगा। तो वृश्चिक लगन है, सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे वृषभ है, तो शुक्र की दूसरी राशि है। वृषभ माने सीधा साधा। मेरे समझ से वृषभ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जिनको वृषभ का लाइफ पार्टनर मिले उनको बहुत खुश रहना चाहिए। बैल जैसा है, खाते पीते मस्त रहता है, बहुत ज़्यादा उसको तंग करोगे तब सींग पैर मारता है, नहीं बहुत टेंशन नहीं लेता, वो शांत रहता है। अब बैठे हैं एकादश भाव में, मनोकामनाओं की पूर्ति का घर है एकादश भाव। जीवन के सभी इच्छित फलों को प्रदान करने वाला है एकादश भाव, तो सभी फलों को प्राप्त कराएगा। लेकिन शुक्र यहाँ नीच का हो गया, तो मतलब नीचता, हर चीज में आपका नेचर ही ऐसा हो जाएगा ना, चूचा चूचा करने का, झगड़ा करते रहने का, दुखी रहने का, क्योंकि राहु आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी है। आर्द्रा नक्षत्र का थोड़ा सा प्रभाव भी आ रहा है। अच्छा, हमने एक बात, चलिए सप्तम की बात कर लें, फिर एक चीज और आपको बताएंगे। तो ये जा रहे हैं शुक्र महाराज कन्या में। अब कन्या, कन्या मतलब बच्चा, किसी बच्चे के साथ क्या भोग विलास होगा, उसको भोग विलास का तरीका ही नहीं पता है। तो यहाँ पे शुक्र जाके जो चले जाते हैं कन्या में, तो भोग विलास, जो कि शुक्र भोग विलास करना चाहते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। 20 डिग्री के 21 डिग्री के आसपास नीच के हैं, मतलब नीचता त्याग के आगे बढ़ रहे हैं। तो नीच जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन नीचता वाले कुछ लक्षण विद्यमान है, पूर्ण नीच नहीं है, नीचता से उबर रहे हैं। हस्त नक्षत्र में है, मतलब चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो स्वभाव जो हो जाएगा थोड़ा स्त्रियोचित हो जाएगा। अब स्त्रियां क्या करती हैं, वो निगेटिव पॉइंट को ही लेके बैठती हैं, तो अतः निगेटिव पॉइंट जीवन में आएंगे। एक और चीज, शुक्र बैठा है कन्या में, कन्या मतलब बुध, बुध क्या है, इंपोर्टेंसी का कारक है, बुध थोड़ी सी इंपोर्टेंसी का कारक है। जीवन साथी का स्वामी नीच का हो गया, जीवन साथी का स्वामी नीच का हो गया, यद्यप बैठा है अपने पंचम भाव में, तो थोड़ी सी इस तरह की चीजें भी आएंगी। कब आएंगी, किस उम्र में आएंगी, ये आपको उस जातक की कुंडली देख के पता चलेगा। अब जो पंचम भाव यहाँ पे संतान संबंधित है, उसी लिए ही मेरे पास कुंडली आई है, स्पेशली पंचम भाव को लेके आई है, तो उस पॉइंट पे हम आ रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि शुक्र पे किसी पाप ग्रह का ज्यादा प्रभाव नहीं है। यद्यपि मंगल की चतुर्दृष्टि है, किसकी दृष्टि है, मंगल की चतुर्दृष्टि है, अतः ये जातक जीवन साथी को परेशान करेगा, कोई डाउट नहीं है। कैसे, व्यंगात्मक वाणी बोल के। और इस जातक के जीवन साथी के वाणी में मंगल, जीवन साथी के मुख में मंगल बैठा है, मतलब वे आप टॉकिंग बहुत टफ होगी, तो ये भी लड़ाई झगड़ा करने वाली होगी। अब जब आपके पंचम भाव राहु से ग्रस्त हो गए, द्वितीय भाव राहु से ग्रस्त हो गए, मतलब कुटुंब और प्रेम दोनों व्यय हो जाएंगे, अतः जीवन में चिक चिक तो होगी। यद्यपि देखने से शुक्र बहुत विलासी जीवन देना चाहिए, लेकिन विलासता आएगी नहीं। अब आगे चल के पता चलेगा दोनों कुंडली मिला के योनि में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ग्रह मैत्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की बातें पता चलेंगी। लेकिन यहाँ से जो मोटा मोटा पता चल रहा है वो बता रहा हूँ। ये कुंडली मेरे पास स्पेशल आई है संतान के लिए, कि संतान होगी कि नहीं होगी, तो मैंने इनको बताया कि आपको संतान अवश्य होगी। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने कहा, लग्न पे बात कर ली, एजुकेशन में बात कर ली, दाम्पत्य जीवन में बात कर ली, धन पे बात कर ली। धन इनके पास बहुत नहीं रहेगा, धन जो आएगा उसको विलासता में खर्च करते जाएंगे, उड़ाते जाएंगे। अब बात करेंगे भाग्य भाव। तो भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। जीवन में अगर आप भाग्यशाली हैं तो राहुल गांधी हो सकते हैं, उसको बोलने का तमीज नहीं है, लेकिन भविष्य में प्रधानमंत्री का दावेदार है। या जो एक मंत्री को सुख सुविधा मिलनी चाहिए, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसको सुख सुविधा मिलेगी। ठीक है ना, ये होता है भाग्य। तो भाग्य भाव का स्वामी अपने से सप्तम है, कोई भी ग्रह अपने से सप्तम हो तो उसको पूर्णता प्रदान करता है। अब आप देखेंगे किस नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल को यहाँ पूर्णता, मंगल को उच्चता मिलती है।
धनिष्ठा नक्षत्र में है, ठीक है ना। धनिष्ठा भी मघा की तरह जोरदार नक्षत्र है, ठीक है ना। धनिष्ठा वाले भी डरते उड़ते नहीं, जो चाहते हैं वो ठान लेते हैं। और ख्याति प्राप्ति शक्ति इस नक्षत्र की विशेष शक्ति होती है, तो ये जातक जीवन में ख्याति प्राप्त करेगा। ख्याति प्राप्त करना इनके जीवन में मन में होता है। चंद्रमा किसको दर्शाता है? मन को दर्शाता है। अब चंद्रमा धनिष्ठा में प्रथम चरण में है, प्रथम पद में है, और प्रथम पद में क्या होगा? जो नवांश मिलेगा वो सिंह का नवांश मिलेगा, धनिष्ठा सिंह, ठीक है। सूर्य का नवांश मिलेगा। अब मन में इच्छा रहेगी कि हमें शासन करना है, हमें किसी के अंडर कस्टडी में नहीं रहना है, लोगों को अपने आदेश पे चलाना है, ऐसी इच्छाएं इनके मन में रहेंगी। लेकिन मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी क्या? तो मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, ऐसा कोई कारण नहीं है। 23, 32, 22 डिग्री का चंद्रमा यहाँ पे है, और चंद्रमा पक्ष बली है। क्या है? चंद्रमा पक्ष बली है। पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है तो पक्ष बली है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से इनकी जो इच्छाएं हैं वो भविष्य में पूर्ण होंगी, शासन प्रशासन को लेके। यह कुंडली हमारे पास स्पेशल रूप से आई थी संतान को लेके, तो मैंने कहा था संतान आपको हो जाएगी। बहुत से आप लोगों के मन में होगा संतान का स्वामी तो द्वादश में है और राहु के साथ ग्रहण योग में है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि गुरु महाराज जो हैं, गुरु महाराज राहु के नक्षत्र में ही है। और राहु महाराज यहाँ पे, अच्छा राहु का भी देख लेते हैं ना, राहु महाराज गुरु के नक्षत्र में है। देखिए यहाँ पे मजेदार बात क्या है, तुला राशि में गुरु राहु के नक्षत्र में, राहु गुरु के नक्षत्र में, ये एक अच्छी बात है। दोनों ने नक्षत्र स्वामी आपस में चेंज कर लिया है। अब यहाँ का स्वामी अष्टम हो गया तो प्रथम संतान की मृत्यु सुनिश्चित है। प्रथम संतान को ऐसे जातक गर्भ में ही मार देते हैं या गर्भपात करा देते हैं। अब उसके बाद द्वितीय संतान की बात करें तो द्वितीय संतान का स्वामी ठीक है, पंचम है, अपने से मनोकामनाओं की पूर्ति का है, लेकिन नीच का है। किसका है? नीच का है। तो द्वितीय संतान भी जमी पे आ जाए ऐसी गारंटी नहीं है, द्वितीय गर्भ जमी पे आ जाए ऐसी गारंटी नहीं है। हाँ, जहाँ तृतीय की बात करें, तृतीय वाला जो है वो निश्चित रूप से जमी पे आ रहा है और उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पहले ये गर्भ कंसीव ही नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? गर्भ कंसीव ही नहीं होगा। रीजन देखिए, जब भी शुक्र का नीच हो जाए ना तो इसका मतलब क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, XY क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और इस जातक के मतलब ये जातक या जाति का आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। खष्टम भाव में केतु बैठा है। खष्टम भाव क्या होता है? गर्भ का होता है। और केतु क्या है? वहाँ गर्भ हटाने का। पंचम और खष्टम दोनों को देखना है। पंचम पेट का होता है, खष्टम गर्भ का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी संतान स्वामी चला गया वैभव में, अपने से अष्टम माने प्रथम संतान की मृत्यु। और केतु महाराज खष्टम में है। पंचम और खष्टम के केतु संतान संबंधित कष्ट देते हैं, या संतान जो होगी वो शल्य क्रिया से होगी, साधारण संतान नहीं होगी। संतान क्यों होगी? इसके पीछे दो प्रमुख कारण मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, दाम्पत्य जीवन की सुगमता के लिए, दाम्पत्य जीवन की सुखता के लिए या परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए आपको कम से कम 3 चीजों को देखना पड़ेगा। तो पहले सप्तम सप्तमेश, तो सप्तम भाव पे कोई पाप प्रभाव नहीं है, ठीक है ना, पाप प्रभाव नहीं है। किसी ग्रह की दृष्टि देखिए तो किसी ग्रह की दृष्टि भी खराब नहीं पड़ रही है, तो सप्तम भाव लगभग सेफ है। सप्तमेश जो है वो मंगल के प्रभाव में है, मंगल की चतुर्दृष्टि के प्रभाव में है। अब नीच के भी है, इसलिए सप्तमेश में प्रॉब्लम है। तो ऐसे जातक के साथ सप्तमेश वाली प्रॉब्लम आएगी तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनाव में आएगा। द्वितीयेश जो बोलते हैं कुटुंब का स्वामी व्यय में है, राहु के साथ है। तो ऐसे में क्या होता है? संतान पे अधिकांशतः पितृदोष की वजह से संतान संबंधी हानि होती है। जब पितृदोष पे बात करेंगे तो थोड़ा सा विस्तृत बताएंगे ना, यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे संतान होने के 2 बिंदु ऐसे हैं कि संतान हो सकती है या संतान होगी। देखिए, पंचम से पंचम संतान के संतान का है, पंचम से पंचम संतान के संतान का है। तो कभी कभी अगर आपको डिसीजन न मिल पा रहा हो ना कि संतान होगी कि नहीं होगी, तो सिर्फ पंचमेश को मत देखिए, आपने सुखेश को देखिए, द्वितीयेश को देखिए और नवमेश को देखिए। भावत भाव सिद्धांत पे आपने मेरा वीडियो देखा है, देखिएगा। ऐसा अनूठा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब मंच पे नहीं मिलेगा, दावा करता हूं। अब यहाँ पे नवम का स्वामी अपने से सप्तम है और नक्षत्र में किसके नक्षत्र में है? मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है। और धनिष्ठा वाले कभी हार नहीं मानते। अब जब ये अपने भाग्य भाव को मजबूत करेंगे, चंद्रमा बैठा किसके? शनि के राशि में बैठा है, वहां पे बहुत
अच्छा फल या अच्छा महसूस नहीं करता वो। तो इसको आप मजबूत करेंगे, धर्मार्थ आप काम करेंगे तो धर्म से ही आगे आपकी प्रगति होगी, धर्म से ही सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी। तो ऐसे लोगों को, अब जिनका गुरु द्वादश में बैठा है वो खर्चबाज होते हैं, अब आपको धर्म के लिए खर्च करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में नवम के स्वामी हो, नवम के कारक होते हैं, तो कारक को थोड़ा मजबूत करना है। अब इनकी कुंडली में गुरु को आप मजबूत करा दीजिए। तो गुरु को मजबूत क्या कराएंगे, गुरु का रत्न पहना दीजिए, आप पुखराज इनको पहनाइए, 100% सूट करेगा। एक बढ़िया क्वालिटी के मोती पहना दीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण में भेज दीजिए। चंद्रमा को मजबूत, जितना चंद्रमा को मजबूत करेंगे उतनी जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। नवमेश का मजबूत होना ये बता रहा है कि संतान को संतान होगी, अतः इस जातक को संतान होगी। दूसरा कारण सुखेश का सुख भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग बना के बैठना, ये भी बताता है कि आपको संतान में सुख तो दूंगा, विलंब से ही सही सुख दूंगा। और ऐसी कंडीशन में 36 वर्ष, 42 वर्ष और 52 वर्ष में संतान होती हुई देखी गई हैं। ये एक मोटा मोटा आकलन है कुंडली विवेचन का। अब देखिए और चीज़ें मैं आपको बताऊं, कुंडली उससे बहुत लंबी होती रही है। दूसरे पार्ट में बनाऊं क्या, चलिए दूसरे पार्ट में थोड़ी सी हम देख लेते हैं महादशा। महादशा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो नक्षत्र के स्वामी के अनुसार महादशा स्टार्ट होती है। तो मंगल की महादशा इनके जन्म के समय में स्टार्ट हुई। मंगल के बाद आपको पता है राहु महाराज आएंगे। तो 12/7/2019 के बाद इनके ऊपर गुरु की दशा चल रही है। अभी गुरु की दशा में चल रहे हैं। तो गुरु क्या है, गुरुता का कारक है। हमारे पास ये कुंडली आई संतान के लिए। तो गुरु महाराज 13 अप्रैल को प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पे। 29 अप्रैल को शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं अपने कुंभ राशि में, ठीक है ना। पूरे 30 साल बाद वापस आ रहे हैं। अब की बात शनि महाराज लौट के आएंगे तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र हो जाएगी। तो शनि महाराज सुख की जो मूलभूत सामग्रियां हैं इसी 2.5 साल में देके जाएंगे। और यहाँ पे गुरु कंसीव करा देगा। तो कुंडली को इस तरह बिल्कुल आराम से बैठ के डिस्कशन करिए, अगले आदमी को बताइए। फ्री में ना तो देखिए ना फ्री में दिखाइए। अपने बच्चों को आप प्रयोगशाला मत बनाइए। और जो आदमी आपके लिए 15 मिनट 20 मिनट समय निकालता है तो उसको आप दक्षिणा दे के कुंडली मिलवाइए। हाँ, आप मेरे से कुंडली मिलवाना चाहते हैं तो आपको स्वागत है। अभी मैं 4 अंकों में ही कुंडली देखता हूँ, मतलब आपकी जो दक्षिणा है वो 4 अंकों में ही लेता हूँ। भविष्य में हो सकता है भाई मेरे पास भीड़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो मैं 5 अंकों में भी दक्षिणा ले सकता हूँ या 5 अंकों में लूँगा भविष्य में। अभी 4 अंकों में ही दक्षिणा देके आप अपनी कुंडली विचरवा सकते हैं अगर आपको इस तरह का विवेचन चाहिए तो। चलिए, आप सब लोगों के लिए मंगल में शुभकामना। आशा करता हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, घंटी को ऑन करके रखिएगा। आपके पास जो काम करने वाले मित्रगण हैं उनके पास आप शेयर कर सकते हैं कि कुंडली विवेचन की एक पद्धति है, क्या इस तरह से विवेचन करना सही रहेगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आप सब लोगों के लिए मंगलमय।